हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठशाला। आज हम अपनी इस वीडियो में केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों को कंबाइन करके हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप रहें हमेशा अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जो एग्जांपल्स में रिटर्न वे है, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये सारे बेस में आएंगे। केमिस्ट्री वाले मेरी बात समझ सकेंगे। ये थोड़ा कीपैड में लिखने में दिक्कत है, लेकिन हालांकि आप लोग समझ जाओगे कि क्या है। देखिए, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत भी डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, लाइगेंड के बारे में आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। मोर सॉल्ट एक तरह का डबल सॉल्ट होता है, और डबल सॉल्ट उसको कहते हैं जो एक से ज़्यादा सॉल्ट से मिलकर के बना होता है। एक सॉल्ट लिया जिसमें कैटायन आयन होता है, दूसरा सॉल्ट लिया जिसमें एक और कैटायन आयन होता है, और प्लस इसमें वाटर मिला हुआ होता है, तो ये डबल सॉल्ट बन जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि आप जैसे ही इसे पानी में डालते हो या जैसे ही डिसोशिएट करने की कोशिश करते हो, तो ये अपने अपने आइंस में टूट जाता है। तो यहाँ पे आपको मोर सॉल्ट के बारे में बताना है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। मोर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और .6H2O, यानी कि H2O के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बाइडेंटेड लाइगेंड। तो बाइडेंटेड लाइगेंड किसे कहा जाता है। देखिए, बाई मतलब टू, जो कि दो साइड से डोनेशन कर सकता है, यानी कि ऐसा लाइगेंड जो कि दो तरफ से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो कौन सा होगा वो, तो देख लीजिए। एक है साइनाइड CN। देखिए, इसमें एक ही पोजीशन है जहाँ से वो डोनेट कर पा रहा है, CN नेगेटिव, यानी कि नाइट्रोजन से। नाइट्रो भी एम्बिडेंट लाइगेंड में आता है। एम्बिडेंट लाइगेंड उसे कहते हैं जिस जो कि दो एटम से डोनेट कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम पर एक ही एटम मौजूद होगा, यानी कि वो मोनोडेंटेड होता है। तो ये डी और ए ऑप्शन कट हो गया। इसके अलावा अमोनिया हमें पता है सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं जो कि डोनर होता है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। बचा आपके पास सी, ये है ग्लाइसाइनिटो, और आपको ये दिख रहा होगा, ये एन से भी डोनेट करता है और ये ऑक्सीजन से भी डोनेट करता है। दैट्स वाई इसे बाइडेंटेड लाइगेंड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राइमरी वैलेंसी नोन एज, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या कॉरस्पॉन्ड्स करती है, यानी कि किससे रिलेट करती है। तो ये आयनाइजेबल होती है, ये तो करेक्ट बात है। दूसरा, सेटिस्फाई बाय पॉजिटिव लाइगेंड, ये पॉजिटिव लाइगेंड को सेटिस्फाई करती है, तो ये थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि ये पॉजिटिव को नहीं करती, ये हमेशा नेगेटिव लाइगेंड को करती है सेटिस्फाई, प्राइमरी वैलेंसी। और सी, रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, और ये डायरेक्शनल होती है नेचर में। जी नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। तो ये जो तीन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गए हैं। जो पहला वाला है कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, वो आयोनाइज हो जाती है। अब देखो, ये हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, जो कि एक डब्बे में बंद हो रखा है, और दूसरी तरफ ये Cl3 नेगेटिव है, जो कि इस ब्रैकेट के बाहर है। तो हमने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या बताती है, ऑक्सीडेशन नंबर बताती है मेटल आयन का। तो ऑक्सीडेशन नंबर तब पता चलेगा जब आप इसको किसी सॉल्वेंट में डाल करके डिसोशिएट कर दोगे। तो देखिए, डिसोशिएट करने पे क्या होता है, ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो एक साथ अलग आयंस के साथ यहाँ बन जाएगा, और जो Cl3 नेगेटिव आयन है वो Cl नेगेटिव के साथ अलग सेपरेशन में आ जाएगा। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर भी डिसाइड करती है, आयोनाइज भी हो जाती है जैसे ही कोई सॉल्वेंट डालते हैं। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इन K2PtF6, यहाँ पे P कैपिटल होना चाहिए। प्लेटिनम के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि आपको बताना है कि इस वाले कंपाउंड में जो लिखा हुआ है इस प्रकार से K2PtF6, इसमें हमको बताना है कि Pt की क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले जो आपका कंपाउंड है इसको आयोनाइज करके PtF6 के ऊपर क्या लगा दीजिए, चार्ज लगा दीजिए।
PTF6 के ऊपर कितना आएगा आपको पता है, K के ऊपर तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये +1 यहाँ चला गया था बन करके और ये 2 यहाँ था, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 इसके पास चला गया पॉजिटिव में और 2 इसके पास, तो यहाँ पे इसके पास रहेगा -2। अब आप इसे सॉल्व करके निकाल दीजिए, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास पहला वाला, ये आप खुद करिएगा। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ K2HgI4 रिलीज्ड इन सॉल्यूशन। जो आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन में जब K2HgI4 के आयंस रिलीज़ हो रहे होंगे तो कितने टोटल आयन रिलीज़ होंगे। तो देखिए इनको कैसे किया जाता है, ये आपके कंपाउंड की फॉर्म में है और इसके अंदर जो HgI4 है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो देखिए कैसा है, ये है K2Hg और I और यहाँ पर है 4, इस तरीके से लगा हुआ है। इसे आप डिसोसिएट करने लगोगे तो K लिख दिया आपने और ये HgI4 लिख दिया आपने इधर। आपको पता है कि भाई K के ऊपर तो हमेशा +1 रहता है, तो जो 2 रहा होगा ये सेकंड वाला तो नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब देखिए बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि आपको बैलेंसिंग भी करनी है कि जब ये पानी में निकला तो 2 K थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 K। तो आपके पास आयंस कितने डिसोशिएट हुए, तो देखो 2 तो K के हुए हैं और 1 ये हुआ है, तो कितने आयंस हो गए 3। तो आपके पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDTA कंबाइंस विथ कैटायंस टू फॉर्म। जो EDTA होता है इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट, वो कंबाइन हो जाता है कैटायन के साथ, ठीक है। ये एक तरह का लाइगेंड है, हेक्साडेंटेड लाइगेंड है, जो कि किसी कैटायन के साथ मिलकर के कुछ बनाता है। वो क्या बनाता है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो EDTA है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइगेंड है, हेक्साडेंटेड लाइगेंड है, 6 जगहों से क्या कर सकता है, डोनेशन करता है। तो जब ये 6 जगहों से डोनेशन कर सकता है तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, कीलेट्स या चीलेट्स भी बोल सकते हो, आपको जैसे पढ़ाया गया है। चीलेट्स और कीलेट्स दोनों ही कहा जाता है, अदरवाइज इसे कीलेट्स कहते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विल गिव Fe+3 पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। आपको बताना है कौन से ऐसे हैं जो कि Fe+3 पॉजिटिव आयंस को रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से है कि जो पहला वाला है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जिसमें FeCN6 है और 3 माइनस जो लिखा है मैंने वो उसकी पावर है। FeCN6 4 नेगेटिव, ये इसकी पावर लगी है, पढ़ने वालों को समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट सी वाला है, Fe2SO4 होल थ्राइस बना है, ये तीसरा कंपाउंड है। और चौथा ये एक तरह का डबल सॉल्ट है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो डिसोशिएट हो ही नहीं सकता, तो पहला दूसरा वाला तो मैंने कट कर दिया है। आप इसे डिसोशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सी वाला भी डिसोशिएट हो सकता है, कैसे, Fe+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। और जो ये लिखा है आपके पास ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, ये एक एक करके खुलता है, देखो कैसे, Fe+2 फिर SO4 2 नेगेटिव, देन एमोनियम अलग से निकलेगा, एमोनियम आयन, फिर SO4 2 नेगेटिव फिर से, और H2O अलग से दिखेगा। तो यहाँ पे तो देखो आप देख रहे हैं कि Fe+2 है भाई इसमें, और यहाँ पे Fe+3 है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट वन, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल इज एन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हैविंग। आपको बताना है कि जो क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल है यानी कि इस तरीके से बना हुआ है वो, और आपको इसका क्या बताना है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो जो ये मेटल आयन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के उपरांत इस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन या जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग की जाती है। अगर डी ऑर्बिटल इनर वाला यूज़ किया गया, इनर शेल का, तो D2sp3 होता है, और अगर आउटर का किया है तो sp3d2 होता है। देखो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया है क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बना रहा था कि DsP3D इस तरीके से टुकड़ों में नहीं होता है, या तो डी दोनों एक साथ ही होते हैं, या तो ए होगा ऑप्शन या तो सी होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनर वाला यूज़ हुआ है या आउटर वाला यूज़ हुआ है, इसके लिए डिपेंड करता है ये जो लाइगेंड बना हुआ है इसके साथ, ये डिपेंड करता है। अगर मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है जो कि ये कार्बोनाइल है, तो इनर वाला ऑर्बिटल का डी शेल यूज़ होता है, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला वाला। यदि इसकी जगह पर कोई भी वीक लाइगेंड होता, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव होता,
तो जो डी ऑर्बिटल यूज़ होता वो बाहर वाले का होता। और आपको पता है ये 6 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल तो है ही ये कंपाउंड, इसलिए sp3d2 तो हाइब्रिडाइजेशन होना ही है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला D2sp3। नेक्स्ट वन, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और आपको इसमें बताना है प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो सबसे पहले जो आपके पास मेटल आयन मौजूद है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में निकल, उसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये K2 है तो 2 इधर चला जाएगा, तो देखिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बन करके आया है वो इस प्रकार से बन करके आया है, इसके ऊपर -2 लग गया है। तो अब देख लीजिए इसको आप x मान लीजिए, Cn का -1 होता है, 4 से इंटू करेंगे तो x -4 इज इक्वल टू -2, -4 उधर चल जाएगा प्लस का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा +2। ये आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इस मेथड से आप करेंगे, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, जो टेट्रा कार्बोनाइल निकिल है यानी कि NiCO4, इस पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है निकिल का। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कार्बोनाइल जो होता है वो न्यूट्रल लाइगेंड होता है, इसका मतलब यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो जब 4 को 0 से इंटू करेंगे तो आंसर कम्प्लीटली 0, यानी कि निकल जो है वो 0 है। और ये वेल नॉन कंपाउंड भी है क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि कई कंपाउंड ऐसे हैं हमको याद हो चुके होते हैं। तो जो निकल वाला ये कंपाउंड है इसमें आपका क्या हो जाता है, इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लाइगेंड को पढ़ लीजिए, लाइगेंड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कौन न्यूट्रल है तब तक आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली नहीं निकाल पाएंगे। और इस चैप्टर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है और आई होप सो आप लोग भी अपने घरों पे इसे अच्छे से करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ सुधार होना चाहिए, आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल स्टडी होनी चाहिए, तो आप अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।